Hello everybody, this is your physics class of class 11th. Now we are going to deal with our fifth lecture. Today we are going to start chapter 2nd, that is units and measurements. तो पिछले क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था. आज हम चैप्टर 2nd को इंट्रोड्यूस करेंगे और कुछ बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे. तो अगर हम इसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा. जो फिज़िक्स इस 11th क्लास के स्टार्टिंग में या 11th क्लास में या अभी तक हमने पढ़ा, या हम कहें कि जो एंशिएंट फिज़िक्स था उसे हम क्लासिकल फिज़िक्स के नाम से जानते हैं. क्लासिकल फिज़िक्स का जो बेस था वो पूरी तरह से 4 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे था. कह सकते हैं कि कुर्सी के 4 पहियों की तरह पूरे क्लासिकल फिज़िक्स को स्पेस, मास, टाइम और लेंथ के बेस पे इंट्रोड्यूस किया गया था. कहीं ना कहीं इस पूरे फिज़िक्स में इन चारों की बात डायरेक्ट तौर पे या इनडायरेक्ट तौर पे ज़रूर होती थी. इसी को समझने के बाद आप इस मेज़रमेंट के चैप्टर्स को और भी अच्छे से समझ पाएंगे क्यों इसकी आवश्यकता हुई. तो स्पेस का कारण ये था कि हमारे आसपास कुछ हो ना हो, स्पेस ज़रूर होगा, खाली जगह. तो किसी भी तरह से अगर कोई भी चीज़ हम करना चाहते हैं तो उस चीज़ को लाने के लिए या उस वर्क को करने के लिए स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे स्पेस ज़रूर आएगा. मास की बात करें तो जो भी चीज़ें फिज़िकली हमें दिखाई दे रही हैं या कह सकते हैं महसूस भी हो रही हैं, तो हवा जैसे, तो उस तरह की चीज़ों के लिए क्या है, मास का होना बेहद ज़रूरी है. क्योंकि बिना मास के वो चीज़ आसपास एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. तो किसी चीज़ का भी इस फिज़िकल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है तो सबसे पहले क्या है, उसके अंदर मास है. तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे आप मास को इंट्रोड्यूस करते ही हैं. तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करें तो टाइम, जिसे हम कंट्रोल नहीं करते, ये नेचर के द्वारा कंट्रोल होता है. तो टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि सही मायनों में अगर देखा जाए तो नेचर की एक मेजरिंग स्केल है टाइम. यानी नेचर हमें टाइम के बल पे ही मेज़र करता है, हमारे कार्यों को मेज़र करता है. तो अगला जो फोर्थ है वो लेंथ है. यानी छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़, उसके पास कुछ ना कुछ अगर एग्जिस्टेंस उसका है, उसके पास मास है, तो लेंथ ज़रूर होगा. वो उसका रेडियस हो सकता है, उसकी हाइट हो सकती है, उसकी लेंथ हो सकती है, उसकी ब्रीथ हो सकती है. तो किसी न किसी रूप में उसके पास लेंथ ज़रूर होगा. तो ये 4 चीज़ आपने देखा जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिज़िक्स का या एंशिएंट फिज़िक्स का सबसे बेसिक फंडा था, जिसके बल पर फिज़िक्स को एकदम बेसिक तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया. बाद में चल के बाकी चीज़ें इसके साथ जुड़ती चली गई. यहाँ पर तो जो हमने टाइम की बात की वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टाइम को देख के ही इंसान के मन में किसी चीज़ को मेज़र करने का ख्याल आया. क्योंकि टाइम यहाँ पर आपको, जैसे मैंने बताया कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं या होने वाली हैं, उस चीज़ को चाहते या ना चाहते हुए हम टाइम से ही मेज़र करते हैं. तो टाइम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजरिंग स्केल है जो पूरी तरह से नेचर के द्वारा कंट्रोल्ड होता है. अब यहाँ हम कुछ बेसिक तौर पे अगर इस चैप्टर को बताने चाहें तो सबसे पहले आप ये जानें कि यूनिट्स और मेज़रमेंट का बेस क्या था, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी. तो किसी भी चीज़ का अगर हमारे आसपास कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और उस चीज़ को हम यूज़ करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके बारे में बेसिक कुछ बातें जानना बेहद ज़रूरी है. अब वो बेसिक बातें उसकी खुद की फिज़िकल प्रॉपर्टी, खुद के यूनिट या खुद की चीज़ों से डिपेंड करती है. यहाँ पर जो यूनिट्स और मेज़रमेंट का फंडा है वो इसी बेस पे लिया गया है कि अगर कोई चीज़ हम यूज़ करना चाहते हैं तो किस रूप में यूज़ करें, किस फेज़ में उसको एक दूसरे से एक्सचेंज करें. इसी को लेके अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग
कॉन्सेप्ट, अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेज़रमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जैसा कि आप देख रहे हो लॉर्ड कैल्विन जिन्होंने बताया कि व्हेन यू कैन मेज़र वट एवर यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इन इट्स नंबर, you know something about it, but when you can't express it in numbers, your knowledge is of imagery and unsatisfactory kind। यानी जिस चीज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते, जिसके बारे में बात कर रहे हो, उसका नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मेज़र कर सकते हो तभी वो सही है। इसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। तो मेज़रमेंट का या यूनिट्स का मतलब ये था कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी फिज़िकल चीज़ को ना सिर्फ यूज़ कर पाएँ बल्कि उसको सही बेस के साथ एक दूसरे को एक्सचेंज करते हुए कर पाएँ। क्योंकि हमारे पास अगर बेसिक तौर पे देखा जाए तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास हर चीज़ हो। किसी के पास अगर खाने वाली चीज़ है तो किसी के पास कुछ है, दूध है तो किसी के पास कपड़ा है। तो ये जो चीज़ें आसपास थीं, बहुत ही पुराने एंशिएंट टाइम में अगर जाया जाए तो चीज़ों का लेन देन गाय को एक्सचेंज करके होता था। गाय के एक्सचेंज से चीज़ें दी जाती थी। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन एक समय में एक व्यक्ति हर चीज़ ला तो सकता नहीं और ना ही एक तरह से हर चीज़ को लेन देन कर सकता है। यानी जिस हिसाब से आप सब्ज़ी खरीदते हो उस हिसाब से कपड़ा तो खरीद नहीं सकते। तो इस चीज़ों को पुराने सभ्यता से देखते हुए और इंट्रोड्यूस करते हुए इस चीज़ को लाया गया कि जब तक हम उस चीज़ के सही मापदंड को ना जाने, जिस तरह से नेचर ने हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे टाइम का हेल्प दिया। तो टाइम पूरी तरह से क्या एक मेजरिंग स्केल है जिसके बल पे नेचर हमें नापता है। तो यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अगर हम बात करें लिटरेचर की, इंग्लिश की, हिंदी की, तो ABCD हुआ या क ख ग हुआ, ये क्या है? ये भी एक तरह की मेजरिंग स्केल है जो उस लैंग्वेज को बुनियादी तौर पे मेज़र करता है, उस एज ए यूनिट हेल्प करता है उसको सही तरीके से यूज़ करने में। तो मेज़रमेंट का मतलब यहाँ सिर्फ लेंथ ब्रेथ वगैरह से नहीं है। मेज़रमेंट का मतलब हर वो चीज़ से है जो किसी भी चीज़ों को, किसी भी लैंग्वेज को बेसिक तौर पे ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करती है बल्कि ये हेल्प करती है कि हम किस तरह से उसे एक दूसरे के साथ कोरिलेट करें, एक दूसरे के साथ जोड़ सकें। तो मेजरिंग स्केल अपने आप में बहुत सी चीज़ें समेटी हुई है और बिना किसी यूनिट्स के, बिना किसी मेजरिंग स्केल के हम किसी भी चीज़ को ना सिर्फ समझ पाएंगे और ना ही इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। यूज़ करना तो बहुत ही दूर की बात है। अब यहाँ पर फिज़िक्स में यूनिट्स और मेज़रमेंट को जानने से पहले एक फ़िज़िकल क्वांटिटी नाम का वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ। समझते हैं कि ये क्या है। तो फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी से है जो फिज़िकल तौर पे ना सिर्फ दिखाई देती है बल्कि उसे मेज़र करके हम उसकी बेसिक फंडे को समझ पाते हैं। यानी फिज़िकल क्वांटिटी वो सारी चीज़ें हैं जिसे हम मेज़र कर पाएँ, जिसे हम समझ पाएँ। तो ये चीज़ आपका all the quantity in terms of which laws of physics are described and whose measurement is necessary are called physical quantity। अब इस चीज़ में यूनिट्स और मेज़रमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज़ एक, आपने जैसे मैंने अभी आपको कहा कि किसी एक चीज़ से आप उसको नाप नहीं सकते। जिस तरह से आप सब्ज़ी खरीदते हो उससे कपड़ा नहीं खरीद सकते, जिस तरह से कपड़ा खरीद सकते हो उससे दूध नहीं ले सकते। तो कहने का सेंस क्या है कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेसिक तौर पे यूनिट होता है जिसके बल पे हम ये समझ पाते हैं कि हमें कोई चीज़ कितना ज़रूरत है और हमें कितना उसे लेना है। तो इसी तौर पे यूनिट का मतलब उस बेसिक फंडे से है जिससे आप उस चीज़ को बुनियादी तौर पे यूज़ कर पाते हो। जैसे अगर हम इसको रुपए में बात करें तो हमारे पास कितना भी रुपए हो, जो बेसिक फंडा होगा क्या होगा, वो रुपीज़ होगा या पैसा होगा। यानी कितना भी रुपया होगा उसका जो बेसिक अगर हम बात करें तो वो एक रुपये के कंपेयर में ही गिना जाएगा। उसी तरह से अगर हम पैसे की बात करें तो एक पैसे के कंपेयर में ही बाकी पैसे को कंपैरेटिवली काउंट किया जाएगा। तो उसी तरह से हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेसिक यूनिट होता है जिसके बल पे हम ये समझ पाते हैं कि वो चीज़ हमें कितना चाहिए और सामने वाले को कितना देना है।
तो इसी चीज़ को समझते हुए, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया हर चीज़ को हर व्यक्ति को हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन एक बार में एक व्यक्ति हर चीज़ प्रोड्यूस कर नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं उसको एक्सचेंज तो करना ही होगा। और एक्सचेंज करने के लिए उसे क्या ज़रूरत होगी? यूनिट्स की ज़रूरत होगी, मेज़रमेंट स्केल की ज़रूरत होगी। तो जब तक वो ये नहीं जानेगा कि उसे कोई चीज़ कितना चाहिए, उसकी क्या क्वांटिटी है, किस बेस पे वो यूज़ कर रहा है, तब तक वो ना उसे इंट्रोड्यूस कर पाएगा, ना उसे उसका लेन देन कर पाएगा। तो यूनिट्स का मतलब वो उसका बेसिक फंडा जिसके बल पे वो इंट्रोड्यूस होता है, और मेजरिंग स्केल का मतलब वो किसी दूसरे से किस चीज़ में उसको ले पाता है, ये उसके मेजरिंग स्केल पे डिपेंड करता है। जैसे आप दुकान पे जाते हो तो कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसके बदले में आप पैसा देते हो, तो ये पैसा क्या है या रुपए क्या है? उसके ठीक बराबर जितना चीज़ आपने लिया एकदम उसके इक्वलिटी के साथ आपने उस जो रुपए दिया उसकी क्वांटिटी और उस सामान की क्वांटिटी दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर रुपए क्या हो गया? एक्सचेंज तौर पे काम आया। तो इस एक्सचेंजिंग कॉन्सेप्ट को जो आपने अभी देखा, ये मेज़र करने के बल पे ही इंट्रोड्यूस हुआ। तो यूनिट्स और मेज़रमेंट के बल पर ही आप छोटी से छोटी चीज़ों को सही मात्रा में ना सिर्फ यूज़ कर पाएंगे, बल्कि सामने वाले को भी ये बता पाएंगे कि कोई चीज़ असल में क्या है और कैसे वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक लेक्चर था। इसके बाद और भी डिटेल में इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।